हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर की इंपॉर्टेंस देखी और साथ में देखा कि हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिलेबस किस तरीके से जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग ट्रांसफार्मर का जो सिलेबस का जो पहला पॉइंट था, दैट इज बेसिक लॉज एंड प्रिंसिपल। तो अब इसके बारे में चर्चा करेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये रही लिस्ट आपके सामने कि क्या सीक्वेंस रहने वाला है। तो मैं बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज में क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले फैराडे एक्सपेरिमेंट एंड इट्स स्टेटमेंट। 29 अगस्त 1831 को एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने पूरी दुनिया बदल दी, दैट इज फैराडे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे हम लोग फ्लक्स एंड फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। थर्ड नंबर है लेंज लॉ क्या होता है, लेंज भाई साहब ने किस तरीके से फैराडे को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, वो भी जानेंगे हम लोग। देन हम लोग देखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या होता है, इसकी एनालॉजी क्या होती है, इसमें भी हम लोग बेसिक एंड एडवांस लेवल पे चीजें समझेंगे। उसके बाद बायट-सवार्ट लॉ ये भी देखेंगे। उसके बाद एम्पेयर सर्किटल लॉ ये भी देखेंगे। और 7वां नंबर है इलेक्ट्रिकल मटेरियल, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो मशीन है वो किसी न किसी मटेरियल का यूज करके ही हम लोग बनाएंगे। तो इसलिए थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक इंफॉर्मेशन मटेरियल्स के बारे में जरूर होना चाहिए। अब देखो ये सारी लिस्ट देख के बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा है ना डर रहे होंगे कि सर क्या वही हम बायट-सवार्ट लॉ पढ़ेंगे क्या, बहुत 12th वगैरह में बड़ा बड़ा डेरिवेशन किया सर, फिर लाइन के लिए, फिर सर्कुलर के लिए एम्पेयर सर्किटल लॉ वही घुमाएंगे क्या। नहीं, हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो छोटी छोटी चीजें यूज होगी तो उसको हम डिटेल वर्जन में ले जाएंगे। ठीक नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्लीज ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि सर हमारा 12th का फिजिक्स अच्छा नहीं था तो क्या हम इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ने से पहले पूरा फिजिक्स पढ़ ले, ऐसा भी नहीं करना। क्योंकि समटाइम्स हम बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है ये बात सुन के, बट ऐसा स्टूडेंट पूछते हैं फोन करके कि सर हम ये फर्स्ट ईयर में है, थोड़ा थोड़ा बेसिक देख रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में जब इलेक्ट्रिकल मशीन डिटेल वर्जन में आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या फिजिक्स पढ़ ले क्या। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी चीजें, जो भी बेसिक लॉज एंड प्रिंसिपल, ये इसीलिए बना रहा हूं और ये सारे मशीन्स में बनाऊंगा। तो मैं यहां पर इन जो बायट-सवार्ट लॉ, एम्पेयर सर्किटल लॉ, इनमें फैराडे लॉ या हम बोल सकते हैं लेंज लॉ, इनमें जो बेसिक बेसिक चीजें हमको काम आएगी इलेक्ट्रिकल मशीन में, उसका मैं एक समरी करा दूंगा, शॉर्ट समरी। उसके लिए पूरा 12th का फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। इन बायट-सवार्ट लॉ, एम्पेयर सर्किटल लॉ, इनके सिर्फ और सिर्फ समराइज वर्जन देखेंगे कि इन्होंने पूरा डेरिवेशन वेरिएशन करके जो समरी दी है उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन में वही चीज यूज होने वाली है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि सर बहुत बड़ा बड़ा चीज होगा। नहीं नहीं, जितना एग्जाम के लिए गेट एग्जामिनेशन या उससे रिलेटेड जितने एग्जाम होते हैं उसमें जितना आपको कंटेंट सफिशिएंट रहेगा उतना ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से बिना देरी के, फैराडे एक्सपेरिमेंट एंड इट्स स्टेटमेंट। तो ये तारीख ध्यान रख लेना है ना, तारीख कौन सी थी फैराडे एक्सपेरिमेंट की, 29 अगस्त 1831। ये वो दिन था जिसने सारी दुनिया बदल दी। ठीक है, तो फैराडे एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। अब चलो उसके पहले देखता हूं थोड़ी सी कि फैराडे एक्सपेरिमेंट के पहले की सिचुएशन क्या थी, उसको थोड़ा सा अगर जानेंगे तो फैराडे एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा बेहतर वर्जन में जानेंगे। ठीक है, चलिए तो सपोज करिए मैं आपको एक बल्ब दे देता हूं, है ना, मैं बोलता हूं कि थोड़ी देर के लिए ये आपके सामने एक बल्ब है। ठीक है, और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि फैराडे के पहले डीसी तो सब एग्जिस्टेंस में था। तो मैं ये बोलूंगा कि चलो एक बैटरी है आपके पास, है ना, एक बैटरी है, डीसी था मतलब बैटरी है, डीसी नेचर का एक बैटरी जिसका वोल्टेज V है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा एक बात बताओ, इस बल्ब को ग्लो करना है। तो आप बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर देंगे, बैटरी लगाएंगे एक, है ना, एक बैटरी से एक बल्ब लगा देंगे तो उससे क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। ठीक है, कैसे ग्लो करेगा, क्योंकि सर हम बैटरी लगाएंगे, जैसे वोल्टेज बैटरी मतलब कि यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज दिया, उसको क्लोज लूप में कनेक्ट किया बल्ब के साथ में, तो यहाँ पे करंट फ्लो हुआ जिससे कि यहाँ पे क्या हुआ, बल्ब चमकने लगा। अब मैं बोलूं आपको कि चलो ऐसे 100 बल्ब जलाने हैं, तो आप बोलेंगे सर 100 बल्ब जलाने हैं, तो एक काम करते हैं, इस बैटरी की क्षमता को, इस बैटरी की कैपेसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। 100 बल्ब जलाने हम 100 बैटरी लगा देते हैं, या फिर 10-15 बैटरी लगाते हैं जिसकी कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। ज्यादा कैपेसिटी का, इन शॉर्ट में कंक्लूड करूं तो बोल सकते हैं कि ज्यादा कैपेसिटी की बैटरी लगा देंगे। अब मैं बोलूं कि आपके पूरे शहर को के जितने बल्ब है वो सब जलाने हैं, तो आप बोलेंगे सर इतनी कैपेसिटी का तो हम स्टोर नहीं कर सकते पावर,
क्योंकि बैटरी का भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि बैटरी फ्री में तो आ नहीं रही है, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव है, तो हम बल्क लेवल पे पावर इतना स्टोर तो करके रख सकते ही नहीं है। तो सर सिटी तो नहीं हो पाएगी, पूरा शहर नहीं हम जला सकते, कुछ चंद बल्ब जरूर जला सकते हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि फैराडे के पहले क्या होता था, फैराडे एक्सपेरिमेंट के पहले जो सिस्टम चलता था कि वोल्टेज से करंट प्रोड्यूस होता था, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी होती थी। तो करंट से वोल्टेज से करंट से जिस भी वायर में, अगर कोई भी एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो होती है ना। तो यहां से करंट से क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड होती थी। तो सिस्टम ऐसा चलता था कि वोल्टेज से करंट से जिस भी वायर में करंट जा रहा है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती थी। अब फैराडे ऐसे व्यक्ति हुए, इन्होंने बोला कि काम करता हूं मैं कि ये जो अभी तक आप जो करंट फ्लो करवा रहे हैं और इसके आसपास ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से है ना, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसको क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो फैराडे ने क्या किया, एक काम करता हूं मैं कि क्यों ना मैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से करंट बनाऊं, तो कैसा रहेगा। तो आप बोलेंगे बहुत जबरदस्त आइडिया ये तो सर, कि यहां पर फैराडे के पहले हम ये जानते थे कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड होती है। फैराडे पहले व्यक्ति रहे, उन्होंने बोला कि काम करते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या करें, करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो बड़ा अचरज हुआ कि यार ये कैसे पॉसिबल है, और अगर ये हो गया तो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए, तो सबसे पहले 1 बाय 1 हम लोग क्या देखें, एक्सपेरिमेंट देखें। तो फैराडे के 3 एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है। मेरे जो ओल्ड सीरीज वाले लेक्चर है ना, उसमें मैंने थोड़ा सा स्टोरी करके बहुत ही समराइज वे में बता दिया, बट मैंने सोचा कि इस बार और थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से बताया जाए। तो मैंने जो 12th में आपने जो फिजिक्स में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, उसका समराइज वर्जन लेके आया हूं आपके सामने। तो चलो फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। फैराडे ने क्या किया कि कॉइल ली, है ना, कॉइल मेरे पास देख लेता हूं मैं, मेरे पास कोई कॉइल जैसा कॉइल नुमा अगर रखा हो तो चलो, ये मिला तो है मुझे, बट इससे काम नहीं चलेगा। मतलब इन शॉर्ट ये समझिए कि एक तरह का ऐसा कॉइल है, ये थोड़ा थिकनेस ज्यादा हो गया इसका, एक फ्रंट है और एक पीछे वाला हिस्सा है ना, कॉइल ऐसा रखा हुआ है, इस तरीके से कॉइल रखा है ना। सपोज करिए ये बार मैग्नेट है, ये एक पेन बार मैग्नेट है ना, ये कॉइल। तो ये फ्रंट वाला हिस्सा दिखेगा ना आपको, पीछे वाला हिस्सा नहीं दिखेगा। तो ये जो डॉटेड लाइन है, पीछे का हिस्सा है ना, पीछे का हिस्सा है। अब समझ में आ रहा है। चलो अब हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर एक कॉइल है ना, कॉइल इस तरीके से पीछे का हिस्सा है और ये आगे का हिस्सा है। इस कॉइल को हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है ना, करंट को सेंस करता है। और अगर इसको लगा कि इस कॉइल में करंट है तो ये जो निडल है ना, ये थोड़ा सा क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, इस साइड डिफ्लेक्ट करेगा या इस साइड, दोनों साइड कर सकता है डिपेंडिंग की करंट का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, समझ में आया। चलो, तो यहां पर क्या हुआ कि फैराडे ने क्या किया पहले एक्सपेरिमेंट में कि कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके रखा। एक बार मैग्नेट है। अच्छा, बार मैग्नेट को उस टाइम पे क्या बोलते थे ना, जादुई पत्थर बोलते थे, जादुई पत्थर। अब मैं थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में बता देता हूं, वैसे तो आप सबको पता है, बट फिर भी मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए मैग्नेट के बारे में मैं बता देता हूं। मैग्नेट में क्या होता है, एक सिरा होता है नॉर्थ और दूसरा सिरा होता है साउथ। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे टर्मिनेट होती है। स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्मिनेट टू दी साउथ। ठीक है, इस तरीके से। और अगर मैग्नेट के अंदर की बात करें तो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करती है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, है ना। बचपन में याद है ना, चुंबक मैग्नेट कहीं ना कहीं देखा होगा, खेला होगा, वो कभी लोहे से चिपकता था तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि अरे यार कैसे हो रहा है ये, दो मैग्नेट को रिपेल और अट्रैक्ट करा के हम बचपन में बहुत खेले हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या हुआ कि जब फैराडे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि बार मैग्नेट जब स्टेशनरी रखा हुआ था एक जगह पे, तो यहां पर हमने देखा कि डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है। बट जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही फैराडे ने उस टाइम पर इस बार मैग्नेट को मूव करवाया, क्या कराया, मूव करवाया, इस बार मैग्नेट को पास में ले गए इस कॉइल के। तो इस कॉइल के जैसे ही हम पास में ले गए तो यहां पर गैल्वेनोमीटर ने क्या किया, डिफ्लेक्शन शो किया।
ये डिफ्लेक्शन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किया होगा तो कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन शो किया। डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब है कि यहां पर करंट फ्लो हुआ होगा, यहां पर क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ होगा। ठीक है, तो बड़ी बात थी 1831 वाले टाइम पर कि आपने कोई भी फिजिकल टचिंग नहीं हुई, कुछ भी फिजिकल टच करे बिना आपने एक जादुई पत्थर से, उस टाइम का जादुई पत्थर और आज का मैग्नेट, बार मैग्नेट, इसको थोड़ा सा मूव करवाया तो पता चला कि आपका गैलोमीटर क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो ये उस टाइम पे बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो फिर इन्होंने क्या किया, अलग अलग बार मैग्नेट लेके आए, अलग अलग बार मैग्नेट आए, उसकी स्पीड कम ज्यादा करके भी देखी तो पता चला यहाँ जो इंटेंसिटी, डिफ्लेक्शन की जो इंटेंसिटी, उस पर फर्क पड़ रहा है। स्पीड इसकी कम ज्यादा करके देखी तो उससे फर्क पड़ रहा है। इसके साइज से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, छोटा बड़ा और बड़ा, तो ज्यादा बड़ा मैग्नेट होगा तो ज्यादा कैपेसिटी की फील्ड लाइंस होगी शायद, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन कर रहा है। तो ये कंक्लूजन हम बाद में ड्रॉ करेंगे। अभी अल्टीमेटली पहले एक्सपेरिमेंट में यह हुआ कि इस मैग्नेट जब स्टेशनरी था तब यहां पे डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, जैसे इस मैग्नेट को हमने मूव करवाया तो यहां पे डिफ्लेक्शन शो हुआ। हमने तेजी से कराया तो यहां पे इसकी इंटेंसिटी भी बदली। हमने इस मैग्नेट को पकड़ के दूसरी साइड से करा तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हुआ। हमने इस नॉर्थ और साउथ को पलट के पास में ले गए, साउथ को इस साइड कर दिया, नॉर्थ को इधर कर दिया, मतलब बार मैग्नेट को पलट दिया और फिर पास में ले गए तो भी देखा कि डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन बदल जा रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैग्नेट का मूवमेंट जरूरी है, उसकी स्पीड से भी फर्क पड़ रहा है और साथ में उसके नॉर्थ और साउथ कौन सा एंड इसके पास में आ रहा है, इससे भी डायरेक्शन में या डिफ्लेक्शन में डिफरेंस आ रहा है। तो ये 2-3 पॉइंट या 2-3 ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने लिए। फिर चलते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट पे। अब फैराडे ने बोले काम करते हैं, मैग्नेट ही चाहिए ना, ये मैग्नेट के मूवमेंट से ही हो रहा है, तो एक काम करते हैं, बार मैग्नेट से अच्छा है हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएं। तो एक काम करते हैं, सेकंड एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में कॉइल और ये सेटअप तो एज इट इज था। अब क्या हुआ, इस बार मैग्नेट की जगह ये इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके आ गए। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है कि बोल सकते हैं सोलेनॉइड के ऊपर, अभी आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा सारा इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह क्या होता है। इसके ऊपर अगर एक वायर को वाउंड कर दे और डीसी सप्लाई दे दे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। अभी मैंने सिंपली एक कॉइल में जब डीसी सप्लाई दे देंगे तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा ये, है ना। अभी सिंपली इतना ही समझिए, बाकी तो मैं डिटेल वर्जन बताऊंगा आपको। तो यहां पर क्या हुआ कि जो करंट का डायरेक्शन, अभी मैंने बताया था ना कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है, तो सिमिलरली ये करंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि ये बाहर के साइड में दिख रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो 4 फिंगर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में करके इस तरीके से क्या करो, इन चारों उंगलियों को पलट दो तो थंब दिखाता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। सर ये कैसे बोल दिया, अभी आगे चल के मैं बायो-सावर्ट लॉ और एम्पीयर सर्कुलर लॉ पढ़ाऊंगा ना, तब इस चीज को और अच्छे से बताऊंगा। अभी इतना समझिए कि आप कर्ल करेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड को, है ना, कर्ल करेंगे उंगलियों को, करंट की डायरेक्शन में रखिए चारों उंगलियां, कर्ल करिए, जो थंब दिखाएगा वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा। इसका मतलब है कि नॉर्थ से तो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी। अब देखो क्या हुआ एक्सपेरिमेंट में, ये जब स्टेशनरी रखा था तब इधर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। जैसे इसको मूव करवाया हमने, इसको मूव करवाया, जैसे इसके पास में ले गए तो यहां पर क्या हुआ, वापस से एक डिफ्लेक्शन शो किया। डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब है कि इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ, फ्लो हुआ, है ना। तो इसका मतलब है कि हमने, जरूरी नहीं कि बार मैग्नेट जादुई पत्थर से ही चीजें हो रही थी, हमने उस मैग्नेट की जगह उस मैग्नेट के जैसा दिखने वाला एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया और उसको मूव करवाया, तब भी हमें डिफ्लेक्शन मिला। अच्छा, हमने एक और दिमाग लगाया, जिस स्पीड से ये मूव करवा रहे हैं ना हम लोग, उस स्पीड से इसको भी अगर मूव करवाएं तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो क्या हो गए, स्टेशनरी हो गए, तब भी ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, तब भी ये डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। इसका मतलब देयर मस्ट बी सम रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस टू थिंग्स, कि ये अगर स्टेशनरी है, ये मूवमेंट है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। अगर दोनों को सेम स्पीड से मूव कराओगे तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब है डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो रिलेटिव मूवमेंट होना जरूरी है। तो ये हम लोगों ने यहां पे क्या किया सेकंड एक्सपेरिमेंट में, कि यहां पर बार मैग्नेट की जगह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रिप्लेस करके देखा, तो उससे भी क्या हो रहा था, यहां पे डिफ्लेक्शन के अलग अलग ऑब्जर्वेशन ले रहे थे। तीसरी चीज, एक और चीज देखी हमने कि एक काम करते हैं कि कॉइल को एज इट इज यहीं पे रहने दो, ये वाला सेटअप तो हमारा एज इट इज है। अब हमने क्या किया,
इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक स्विच लगा दिया। अब जैसे हमने देखो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही स्विच हमारा ऑफ था, अभी शुरुआत में क्या था, ऑफ था, तब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था। जैसे ही हमने ऑन किया है ना, स्विच को जैसे ही दबाया, अभी ये भी क्या है हमारा स्टेशनरी, ये भी स्टेशनरी है, स्टेशनरी है ना, और ये भी स्टेशनरी है, ठीक है, ये भी स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है, स्थिर है। पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे थे, ये स्टेशनरी था, ये मूवेबल था, है ना, स्टेशनरी, ये तो हमेशा स्टेशनरी था, है ना, सिर्फ रिलेटिव स्पीड के लिए हमने दोनों को मूव करके देखा सेम स्पीड से, तो यहां पे डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा था। अब हमने क्या किया, काम करते हैं, इसको तो स्टेशनरी रखते हैं, इसको भी स्टेशनरी रखते हैं और एक स्विच लगा देते हैं, एक स्विच लगा देते हैं। तो यहां पे बेहतरीन घटना घटी कि जैसे इस स्विच को हमने बंद किया, जिस इंस्टेंट पे बंद किया उस टाइम पे हल्का सा नीडल डिफ्लेक्ट किया, बट जैसे ही यहां पे जैसे ऑन या ऑफ कितनी देर करते हो आप, कोई भी स्विच जाके ऑन करते हो, पंखा चल जाता है, फिर ऑफ करते हो, तो इसका मतलब एक स्विचिंग एक्शन जब भी ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन जब हो रहा था, मतलब कि यहां पे करंट में चेंज हो रहा था उस टाइम पे, और करंट में चेंज हो रहा था, इसका मतलब है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी चेंज हुआ होगा उस टाइम पे। तो इसका मतलब है कि जस्ट हमने स्विच को ऑन या ऑफ कर रहे तब डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, बट एक बार आपने ऑन कर दिया उसके बाद देखो करंट कैसे बना होगा। थोड़ी देर के लिए मैं अगर इसका ट्रांजिएंट का टाइम के हिसाब से ऑन और ऑफ करंट अगर देखूं, मैं करंट देखूं तो यहां पर थोड़ी देर के लिए जैसे ही ऑन हुआ होगा तो तुरंत तो करंट फ्लो नहीं कर गया होगा, थोड़ा सेटअप में अगर माइक्रो लेवल पे बहुत ही ट्रांजिएंट में जाके अगर देखें तो टाइम के साथ में ये करंट इस तरीके से बढ़ा होगा और फिर स्टेशनरी हो गया होगा, है ना। तो ये क्या रहा, ये हमारा जाके ऑन हो गया, ऑन स्टेट है, ये ऑफ स्टेट है। ऑफ मतलब स्विच ऑफ कर दोगे आप तो करंट जीरो, ऑन कर दोगे तो करंट सेटअप हो जाएगा। तो देखो यहां पे ऑफ से जैसे ही ऑन पे जाएगा तो यहां पर हमें पता चला कि डिफ्लेक्शन इस वाले बीच में हम बोल सकते हैं कि यहां पे डिफ्लेक्शन था, डिफ्लेक्शन यहां पे था। फिर जैसे ही कांस्टेंट करंट हो गया तो जीरो एम्पीयर मतलब डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ क्योंकि करंट कांस्टेंट हो गया। उसके बाद देखा कि वापस जब ऑन से ऑफ कर रहे हैं तब हमें डिफ्लेक्शन फिर नजर आ रहा है, फिर डिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि जब हमारा यहां पे करंट चेंज हो रहा है तो करंट के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है। बट एक बार स्टेशनरी करंट हो जाता है इसके अंदर, जीरो करंट पे भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है और एक स्टैटिक या स्टेशनरी करंट पे भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हमने तीनों एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशन लिए कि पहली चीज तो भाई साहब ये है कि इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। एक तो रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव मोशन पकड़ के मूवमेंट करा दे, मतलब किसी भी तरीके का मूवमेंट चाहिए इनको, या तो पकड़ के मूवमेंट करा दे या फिर आप यहां पे दोनों को स्टेशनरी रख दो और यहां पे स्विचिंग एक्शन से कहीं ना कहीं इस करंट में वेरिएशन ला दो, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन ला दो, टाइम के साथ में चेंज कर दो। तो इसका मतलब है यहां पे डिफ्लेक्शन कर जाएगा। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट मिला के एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूं कि पहला एक्सपेरिमेंट था बार मैग्नेट का, इसको मूव कर रहे, पास में ले जा रहे, दूर ले जा रहे, तो डिफ्लेक्शन का एक तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। दूसरा कि यहां पे ये जब मूव कर रहे तभी डिफ्लेक्शन आ रहा है। सेकंड में हमने बार मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट कर दिया और उसको मूव करवाया तो भी हमारा डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। तीसरे में हमने देखा कि दोनों को स्टेशनरी रख दो, स्विचिंग करके हम कहीं ना कहीं देखो वेरिएशन करंट का कराते थे, करंट से वेरिएशन क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वेरिएशन हुआ, जिसकी वजह से यहां पे डिफ्लेक्शन में चेंजेस आए। तो इन तीनों को मिला के हमने क्या कर दिया, कुछ लॉ बना दिए और लॉ होने के बाद देखो लॉ जो होते हैं ना, जैसे न्यूटन्स लॉ, फैराडे लॉ, तो ये क्या करते हैं, लॉ को बड़ा सिंपली स्टूडेंट ले लेते हैं, बट मेरी राय ये है कि उन लॉ में जो भी 2-3 लाइनें उन्होंने लिखी है वो पूरी उनकी कई सालों की जो मेहनत थी, कई सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए होंगे और उस मेहनत के नतीजे से वो 3 से 4 लाइन उन्होंने इजाद की होगी। तो जब भी किसी साइंटिस्ट के जो लॉज होते हैं ना, उनको बहुत इज्जत की नजरों से देखो, बहुत इज्जत की नजरों से देखना उनको, क्योंकि वो उसमें उन साइंटिस्ट की, उस इंजीनियर की बहुत मेहनत रहती है उसके अंदर। ठीक है, चलिए तो लॉ, पहला लॉ ये था, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ लूप, लूप की जगह आप कॉइल भी बोल सकते हैं ना, एक क्लोज लूप होना चाहिए, लूप की जगह कॉइल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स है ना,
व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ लूप इज वेरिंग विथ टाइम, टाइम के साथ में उसका वेरिएशन होना जरूरी है। अगर ऐसा होता है एन ईएमएफ इज इंड्यूस इन द लूप के अंदर इंड्यूस ईएमएफ होगा। अब आप बोलेंगे कि सर हमने तो करंट देखा, इंड्यूस ईएमएफ वोल्टेज तो था ही नहीं। अब देखो यहां पे इस पहले एक्सपेरिमेंट को देखो, आपको थोड़ा सा नजर आएगा। देखना कि यहां पर क्या बोला है कि कोई भी ये जो क्लोज लूप में करंट, ये करंट फ्लो कर रहा है ना। अब करंट कैसा आया होगा, ये इंड्यूस करंट है, तो यहां पे कहीं ना कहीं पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा ना, यहां पे प्लस माइनस कोई भी डायरेक्शन का रहा होगा। इंड्यूस ईएमएफ पहले पोटेंशियल, पहले प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर डेवलप हुआ होगा, तभी करंट फ्लो किया होगा। तो इस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड पहले ईएमएफ डेवलप हुआ होगा, उस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो कर रहा होगा, उस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो कर रहा होगा। क्योंकि ये एब्सोल्यूट करंट नहीं है जो बैटरी की सप्लाई से दिया जाता है, ये यहां पे एक्सटर्नली विदाउट टचिंग, कोई भी टच नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, उसके बिना करंट फ्लो कर रहा है। ऐसे करंट और ऐसे वोल्टेज को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। समझ में आया कि नॉर्मल हमारा करंट और वोल्टेज और इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट का मतलब क्या होता है। आगे चल के और डिटेल में हम लोग देखेंगे, बट अभी बेसिक चीजें इतनी ही है ना। चलो, तो यहां पर हम वापस स्टेटमेंट पे आते हैं। तो क्या बोला, व्हेन दी मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स अभी पढ़ाऊंगा आगे सारा चीज, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, सब पढ़ाएंगे। पासिंग थ्रू अ लूप इज वेरिंग विद टाइम एंड इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप। समझ में आ गया, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ होगा तभी करंट आएगा, है ना। बट हम लोग बात करंट की करते हैं क्योंकि वो डिफ्लेक्शन के सेंस में हम करंट को ही ऑब्जर्व करते हैं। इंड्यूस ईएमएफ इनहेरेंटली लूप के अंदर होता है। नेक्स्ट देखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा इस इंड्यूस ईएमएफ का, वो देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज थ्रू द कॉइल। ठीक है, तो इसका मतलब है यहां पर कि ये हो जाएगा हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो है ना, इसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहां पे इंट्रोड्यूस होगा n d∅dt, है ना। और इस n को हम अंदर की साइड में, और हम ये n क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। कॉइल के जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स, कितने कॉइल है। अभी तो हमने एक सिंगल ही बनाए, ऐसे मल्टीपल कॉइल होती बहुत सारी, तो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कॉइल के, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। ठीक है, ये देख लिया हमने, लूप कॉइल जो भी बोल लो। तो यहां पर जो साई होता है हमारा फ्लक्स लिंकेज, वो होता है n × 5। तो ये n को अंदर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, चलो सेम कलर से लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा dN∅dt, और ये होगा अभी आपका E इक्वल टू d∅dt, दैट इज अवर इंड्यूस ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो फैराडे ने देखो क्या बोला, बहुत अच्छे से ध्यान देना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। जितना आप मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बढ़ाते जाओगे उसको क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे, उतना ही ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ होते जाएगा, है ना। और उस साथ में कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो क्या होना चाहिए, टाइम रेट ऑफ चेंज, मतलब टाइम के साथ में उसका चेंज होना चाहिए, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज रहे। और जितना आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितना वो उस बार मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बोले, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसकी जितनी ज्यादा कैपेसिटी बढ़ाते जाओगे, उसके प्रोपोर्शनली आपका क्या होते जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ भी उतना ज्यादा डेवलप होते जाएगा। जितना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। इस तरीके से सारा चीज चलेगा। अभी मैग्नीट्यूड की ही बात करी थी, तो ये दो लॉ बहुत अच्छे से, इसको पहले को हम बोलते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकंड को फैराडे सेकंड लॉ बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया, मजा आया होगा। अभी कुछ चीजें आपने इस पूरे लेक्चर में देखा, हमारा पूरा कंसंट्रेशन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था, और उसको हम बार बार क्या बोल रहे थे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इन्होंने जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था ना, शुरुआत में कहा गया
कि फैराडे ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से करंट बनाया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अदर कॉइल में करंट बना दिया। इस अधूरे स्टेटमेंट को थोड़ा सा पूरा करते हैं। ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं था या मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं था, ये था हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी अप्रोक्सीमेटली फील्ड फ्लक्स बोल दीजिए, अभी मैं जब फ्लक्स और फ्लक्स लिंकेज पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि क्या मतलब है दोनों का, ठीक है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन तीनों एक्सपेरिमेंट से 29 अगस्त 1831 को यह प्रूफ हो गया कि सिर्फ अभी तक जो करंट से मैग्नेटिक फील्ड, वोल्टेज से करंट, करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, हमने मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कर दिया, वो भी बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के, है ना। तो इसका मतलब है कि इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। तो इफेक्ट विदाउट टचिंग, दैट इज इंडक्शन, अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो इस पूरे लेक्चर में आपने दो चीजों पे बहुत ज्यादा गौर किया, फ्लक्स एंड फ्लक्स लिंकेज के बारे में। फ्लक्स एंड फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में, अब आप बोलोगे सर इंड्यूस ईएमएफ भी देखा हमने, बिल्कुल इंड्यूस ईएमएफ का जैसे कि मैंने लिस्ट बता रखी है कि किस तरीके से हम हर चीज पे बहुत डिटेल में जाएंगे, है ना। तो फ्लक्स एंड फ्लक्स लिंकेज जानेंगे, उसके बाद इंड्यूस ईएमएफ का भी नंबर है। तो पहले हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि एक्चुअल में फ्लक्स क्या होता है और फ्लक्स लिंकेज क्या होता है। इन दोनों के बारे में बहुत प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल लेके समझेंगे और आगे की यात्रा बढ़ाएंगे। देखिए गाइस, ये जो मैं लिस्ट लेके आया हूं ना आपके सामने, किस सीक्वेंस में पढ़ाना है, किस सीक्वेंस में नहीं पढ़ाना है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। कई सारी किताबें, कई सारी चीजें, कई सारे सोर्सेज देखने पड़ते हैं कि किस इजीनेस के साथ आपको ये मशीन पेश किया जाए। क्योंकि बड़े सब्जेक्ट जो होते हैं, कोर सब्जेक्ट जो होते हैं, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें ये बहुत जरूरी होता है कि आप किस सीक्वेंस में इसको डिलीवर कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम एक ही चीज पे बहुत ज्यादा चीज पढ़ा सकते हैं, बट उस जिस चीज की नीड है आपको एक्चुअल एग्जाम निकालने के लिए, वो उस तरीके से हो और उस सीक्वेंस में हो। तो मैं सीक्वेंस इतना अच्छा रखूंगा कि आप मशीन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से डॉट कनेक्ट करते जाएंगे। बस मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज कोई भी लेक्चर स्किप करे बिना आप पढ़ाई करना। कई बार समटाइम्स स्टूडेंट सोचता है चलो 2 स्किप कर देते हैं, आगे का पढ़ ले, नहीं समझ में आएगा। नहीं तो वहां हो सकता है समझ में आ जाए, बट आगे चल के जो दूसरी मशीन पढ़ाऊंगा वहां पे दिक्कत हो सकती है। जैसे मैं नेटवर्क थ्योरी में बोलता हूं ना, जब ट्रांजिएंट पढ़ाता हूं तो कई बार स्टूडेंट ओम्स लॉ का डाउट पूछते हैं वहां पे, तो फिर मैं बोलता हूं कि भाई ओम्स लॉ आपने 5th लेक्चर में ढंग से नहीं पढ़ा, इस वजह से यहां दिक्कत आ रही है। दिक्कत ट्रांजिएंट की है ही नहीं, दिक्कत आपके फंडामेंटल्स की है। तो इसीलिए शुरुआत में जितने फंडामेंटल जरूरी होंगे सब बनाऊंगा, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाना है, और जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे पूरा का पूरा ये इलेक्ट्रिकल मशीन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।